प्यारे बच्चों, हम गृह विज्ञान विषय का अभ्यास सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं और उनसे बचाव पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सामान्य घरेलू दुर्घटना का अर्थ पढ़ लिया था और यदि दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या बचाव के उपाय करने चाहिए, ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इससे पहली सामान्य दुर्घटना क्या थी, चोट लगना और रक्तस्राव। चोट लगने के बारे में हम पढ़ चुके हैं और रक्तस्राव के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। रक्तस्राव का मतलब होता है खून का बहना। लेकिन बच्चों, अब एक बात बतानी है आपको रक्तस्राव के बारे में कि रक्तस्राव भी जो हमारे शरीर से होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाहरी रक्तस्राव और दूसरा होता है आंतरिक रक्तस्राव। बाहरी रक्तस्राव वो होता है जो कि चोट लगने की वजह से या किन्हीं भी कारणों की वजह से खून शरीर से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं बाहरी रक्तस्राव। और दूसरा होता है आंतरिक स्राव, यानी कि ब्लड तो शरीर से निकलता है लेकिन वो शरीर के इंटरनल पार्ट्स के अंदर चला जाता है, यानी कि जो खून है वो शरीर के अंदर ही अंदर बहता रहता है। ऐसी स्थिति में जो खून निकलता है उसको हम कहते हैं आंतरिक रक्तस्राव, यानी कि जो खून शरीर से बाहर बह के निकलता है उसे कहते हैं बाहरी रक्तस्राव, और जो खून शरीर के अंदर ही बहता है उसे हम कहते हैं आंतरिक रक्तस्राव। तो हम बाहरी रक्तस्राव के उपायों के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि बाहरी शरीर के अंगों में चोट लगने की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से शरीर के अंग से किसी अंग से बाहर की तरफ खून निकल रहा है तो हमें क्या क्या करना है। सामान्य घरेलू उपचार था कि यदि थोड़ा खून निकल रहा है तो आप हल्दी लगा सकते हैं, बर्फ़ की पट्टी रख सकते हैं, बर्फ़ वाले ठंडे पानी में हाथ डाल सकते हैं। इसके अलावा फिटकरी का भी चूर्ण लगा सकते हैं, है ना। और यदि इसके बाद भी खून नहीं रुके तो लास्ट में सबसे बढ़िया उपाय है कि आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से संपर्क करें। अब हमें पढ़ना है कि शरीर के आंतरिक अंगों से रक्तस्राव। आंतरिक अंगों से रक्तस्राव कैसे हो सकता है बच्चों? कभी कभी किसी दुर्घटनावश चोट लग जाने से शरीर की कोई हड्डी टूटकर शरीर के किसी दूसरे आंतरिक कोमल अंगों में चली जाती है, अथवा किसी अन्य आघात से, आघात का मतलब होता है बच्चों चोट, किसी अन्य आघात से आंतरिक अंगों से रक्तस्राव आने लगता है। कैसे? यदि गुर्दे में चोट लगी है तो मूत्र में, और यदि आमाशय में से रक्त बह रहा है तो मल में रक्त आने लगता है। बच्चों, यदि कभी कभी कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कि बाहर से तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अंदरूनी चोट लगने की वजह से शरीर के आंतरिक हिस्सों में से भी रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। कभी कभी शरीर की यदि चोट लगी है, गिर गए हैं, कुछ हो गया है, भागते दौड़ते किसी ने गिरा दिया है, धक्का दे दिया है, हम खुद गिर गए हैं, तो शरीर की कोई हड्डी टूट गई है। एक तो सामान्य टूटना होता है कि हड्डी टूट के एक से अधिक भागों में बट गई या एक से दो भागों में बट गई, और एक हड्डी का टूटना होता है कि हड्डी टूट कर शरीर के किसी कोमल अंग के अंदर धंस गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है शरीर के कोमल अंगों से रक्तस्राव होने लगता है। यदि गुर्दे में चोट लगी है, गुर्दे से रक्तस्राव हो रहा है, तो बच्चों वो खून जो है हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। और यदि आमाशय में चोट लगी है तो वह रक्त जो है हमारे मल के माध्यम से द्वारा बाहर निकलता है, मल के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों कभी कभी थूक के साथ भी खून आने लगता है या नाक में से भी खून आने लगता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आंतरिक रक्तस्राव। अब इसके लक्षण क्या हैं? इस प्रकार के निरंतर रक्तस्राव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के चेहरे का और होठों का रंग जो है फीका पड़ने लगता है, यानी कि पीला पीला होने लगता है या नीला नीला होने लगता है। नीला तो जब होता है जब बच्चों खून अंदर जम जाता है, लेकिन यदि खून अंदर ही अंदर बह रहा है तो वो होठों का जो गुलाबीपन होता है वो कम होने लगता है, और स्किन जो है वो भी खराब सी होने लगती है, सफ़ेद सफ़ेद सी होने लगती है। चेहरा जो है वो जो शाइनिंग वाला चेहरा होता है वो पीला पीला सा होने लगता है, सफ़ेद सा होने लगता है। और त्वचा मीन्स होता है बच्चों खाल, स्किन, वो ठंडी पड़ने लगती है। अधिक रक्त बहने पर बच्चों श्वास लेने में भी व्यक्ति को कठिनाई होने लगती है। श्वास का मतलब होता है बच्चों सांस लेने में भी रोगी व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। व्यक्ति शीघ्र ही कमजोरी को महसूस करने लगता है और उसे मूर्छा आने लगती है। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा वाला जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको मूर्छा शब्द का अर्थ बताया था। मूर्छा मीन्स होता है बेहोशी,
वो व्यक्ति जो है, यदि शरीर के आंतरिक अंगों में अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो व्यक्ति के चेहरे का रंग, होठों का रंग फीका पड़ने लगता है, कमजोरी अधिक महसूस होती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और व्यक्ति बेहोश होने लगता है। ऐसे रोगी अथवा घायल व्यक्ति को पसीना अधिक आता है और उसका शरीर शीघ्र ही ठंडा होने लगता है। अब ऐसे यदि शरीर के आंतरिक अंगों की ये तो पहचान थी हमें कि यदि व्यक्ति के शरीर का रंग फीका पड़ जाए, होठों का रंग फीका पड़ जाए, सांस लेने में कमजोरी हो और जी व्यक्ति को थकान महसूस हो जाए, बेहोशी होने लगे, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के कहीं शरीर में अंदर चोट लगी है और अंदर से खून बह रहा है। तो हमें, और व्यक्ति का शरीर ठंडा भी होने लगता है। तो अब हमें ये सब लक्षण प्रकट होने पर क्या क्या उपचार करने हैं, क्या क्या सावधानियां करनी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार के रक्तस्राव वाले व्यक्ति को शीघ्र सबसे पहले क्या करेंगे कि व्यक्ति की हालत अधिक ना बिगड़ जाए, क्योंकि बच्चों बाहर का खून का बहना तो घरेलू उपचारों से थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, लेकिन जब आंतरिक अंगों में से रक्तस्राव हो रहा है तो उस स्थिति में कुछ भी घरेलू उपचार नहीं किया जा सकता। सबसे प्रथम उपचार यही है कि रोगी व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जब तक चिकित्सक ना कहे, रोगी व्यक्ति को कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं देना चाहिए। जब बच्चों खून शरीर में से पसीना भी निकलता है और खून भी निकलता है तो रोगी व्यक्ति के अंदर दोनों ही चीज़ों की कमी होने लगती है, तो उसका गला सूखने लगता है। रोगी व्यक्ति को गला सूखने की यदि परेशानी हो रही है तो हम उसको पानी पीने के लिए नहीं देंगे, बल्कि उसको बर्फ़ चूसने के लिए देना चाहिए। रक्तस्राव वाले स्थान पर निरंतर बर्फ़ की थैली रखनी चाहिए। बच्चों, यदि सिर से रक्त बह रहा है, सिर के आंतरिक अंगों में रक्त का स्राव हो रहा है या शरीर के किसी भी अंग से अंदर से रक्त बह रहा है, तो उसके स्थान पर बर्फ़ की थैली रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों बर्फ़ जो होता है वो ठंडा होता है और हमारे खून में जमने की क्षमता होती है, तो खून जो है वो ठंडक पाके जमना शुरू हो जाएगा। प्रभावित व्यक्ति को आराम से हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। ये था बच्चों आंतरिक रक्तस्राव का अर्थ, उसके लक्षण, और उस समय हमें यदि आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो उस समय हमें क्या क्या उपचार और सावधानियां रखनी चाहिए। अब दूसरी सामान्य घरेलू दुर्घटना है नाक से रक्तस्राव होना। बच्चों, कभी कभी आपने कहीं अड़ोस पड़ोस में या अपने घर में ऐसा भी महसूस किया होगा कि जब बहुत अधिक गर्मी का मौसम होता है तो किसी न किसी व्यक्ति के नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। सामान्य रूप से नाक या खोपड़ी पर चोट या आघात लग जाने पर नाक से खून बहने लगता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी बच्चों नाक से खून कब आता है? जब नाक में चोट लगे या खोपड़ी में चोट लगे। खोपड़ी का मतलब होता है सर में चोट लगने से या नाक में चोट लगने से नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त नाक में से खून आने का दूसरा कारण यह है कि अत्यधिक गर्मी होने की वजह से भी कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के नाक के अंदर से जो है खून आना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम नक्सीर के नाम से जानते हैं। नाक से बहने वाले रक्त को रोकना भी नितांत आवश्यक होता है। उसके लिए आप क्या सावधानियां रखेंगे? सबसे पहले नाक से बहने वाले व्यक्ति को या तो आराम कुर्सी पर बैठा देना चाहिए अथवा चारपाई पर लिटा देना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा है उसको आप या तो आराम कुर्सी वो होती है बच्चों जिसका पीछे का कमर के पीछे लगने वाला हिस्सा वो पीछे की तरफ को होता है, तो उस पर हम आराम से आराम वाली मुद्रा में बैठ जाते हैं। तो नाक से खून निकलने वाले रोगी को सबसे पहले या तो चारपाई पर या आराम कुर्सी पर लिटा देना चाहिए और उसकी गर्दन कुर्सी के पीछे वाले हिस्से पर ऊपर की तरफ कर देनी चाहिए। दूसरा, रोगी को मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए। यानी कि सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो नाक के माध्यम से होती है, लेकिन यदि रोगी व्यक्ति की नाक से खून निकल रहा है तो उससे कहा जाना चाहिए कि वो नाक से सांस ना लेकर मुंह से सांस ले, क्योंकि नाक से सांस लेने पर और अधिक खून निकलेगा। रोगी व्यक्ति के सिर को पीछे की तरफ लटका देना चाहिए। बर्फ की थैली को रोगी व्यक्ति के नाक, चेहरे और गर्दन पर धीरे धीरे ठंडी सिकाई करनी चाहिए। बर्फ की थैली को यदि सिर पर चोट लगने से खून निकल रहा है तो बर्फ की थैली को रोगी व्यक्ति के सिर पर रखना चाहिए। यदि इस साधारण थोड़ी बर्फ रोगी को चूसने के लिए देना चाहिए जिससे कि उसका गला न सूखे। यदि इस साधारण उपचार से रक्तस्राव बंद ना हो तो रोगी की नाक को अंगूठे अथवा उंगली द्वारा कुछ समय तक दबाकर रखना चाहिए।
यदि इससे भी रक्त बहाव ना रुके तो रुई या गांज की पट्टी भरकर बंद कर देना चाहिए। बच्चों, रोगी व्यक्ति से यदि इतने उपाय भी करने के बाद रक्तस्राव रोगी के व्यक्ति की नाक से नहीं रुक रहा है तो आप उसकी नाक में रुई या पट्टी, गांज की पट्टी का मतलब है जो डॉक्टरी पट्टी होती है, उसको नाक में भरकर बंद कर देनी चाहिए। इससे प्रभावित व्यक्ति को कोई भी गर्म पदार्थ, यदि नाक से खून निकल रहा है तो रोगी व्यक्ति को सबसे बड़ा उपचार है कि आप उसको कोई भी गर्म पदार्थ पीने के लिए नहीं देंगी। चाय, कॉफ़ी इत्यादि कुछ भी उसको गर्म चीज़ पीने के लिए नहीं देना है। रोगी के पैर गर्म पानी में रखने चाहिए। सामान्य उपचार तो यही है बच्चों कि यदि रोगी व्यक्ति के नाक से खून बह रहा है तो आप उसे आराम कुर्सी पर लिटा दें, उसका सिर कुर्सी पर ऊपर की तरफ करें जिससे कि नाक के खुला भाग जो है ऊपर हो जाए। दूसरी बात, रोगी व्यक्ति को मुंह से सांस लेने के लिए कहें। तीसरी बात है कि रोगी व्यक्ति के यदि सिर पर चोट लगने की वजह से खून बह रहा है तो बर्फ़ की थैली की सिकाई जो है सिर पर करनी चाहिए क्योंकि ठंडी सिकाई से भी खून बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा भी यदि कई बार नाक से खून निकलना बंद नहीं होता, बर्फ़ की थैली भी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, तो कपड़े में भी बर्फ़ को बांधकर रोगी व्यक्ति के सिर पर रखा जा सकता है। इसके अलावा ठंडे ठंडे पानी को सिर पर डालने से भी नाक से खून बहना बंद हो जाता है। यदि इतना करने के बाद भी खून बंद नहीं हो रहा है तो आप रोगी व्यक्ति की नाक में रुई या डॉक्टरी पट्टी बांधकर उसको बंद कर दें। साथ साथ ध्यान रखें कि आप रोगी व्यक्ति को, नाक से खून निकलने वाले रोगी व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी इत्यादि कोई भी गर्म चीज़ पीने के लिए नहीं देंगे और रोगी को गर्म पानी में, रोगी के जो पैर हैं उनको हम गर्म पानी में रखेंगे। अब इसके अलावा तीसरी सामान्य घरेलू दुर्घटना है वस्त्रों में आग लगना तथा जल जाना। कभी कभी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं। रसोई घर में काम करने वाली गृहिणियों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। बच्चों, जलने की दुर्घटना तो ज़रूरी नहीं है कि रसोई में काम करने से हो। ये जलने की दुर्घटना तो दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तब भी हो सकती है, या कहीं पर भी कोई जलने वाला काम हो रहा है तो वहाँ पर भी आग लग सकती है, कहीं पर भी हो सकता है। तो यदि ये वस्त्रों में आग लग गई है तो हम उस समय क्या करेंगे? सबसे पहले तो है, कपड़ों से आग लगने पर इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि क्योंकि जैसे जैसे हम भागते हैं वैसे वैसे हवा का रुख होता है और आग जो है वो और अधिक फैलती है ना। तो सबसे पहले उपचार यही है कि हमें आग लगने पर, व्यक्ति के कपड़ों में आग लगने पर उसको भागना नहीं चाहिए, बल्कि आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को ज़मीन पर लेटकर शरीर पर कंबल या अन्य कोई भारी वस्त्र डाल देना चाहिए। व्यक्ति का मुंह नहीं ढका जाना चाहिए। यदि व्यक्ति के वस्त्रों में आग लगी है तो उसको भागना नहीं चाहिए। भागने से हवा लगती है और हवा लगने से बच्चों आग फैलती है, ये सब आपको पता है। आग बुझाने के लिए यदि व्यक्ति के आग लगी है उसे ज़मीन पर लिटाकर उसके ऊपर कंबल या कोई मोटा कपड़ा डाल दें जिससे कि आग बुझ जाए। दूसरा, आग बुझाने के लिए व्यक्ति पर पानी डालना चाहिए, इससे भी आग बुझेगी और जलन भी कम होगी। व्यक्ति के कपड़े और जूते यथाशीघ्र ही उतार देने चाहिए। यदि कपड़े उतारने में कठिनाई हो रही है तो उन्हें फाड़कर अथवा काटकर निकाल देना चाहिए। अब यदि दुर्घटना हो गई है बच्चों जलने की, यदि कोई व्यक्ति जल गया, उसके कपड़ों में आग लग गई है, तो सबसे पहले जले हुए व्यक्ति को भागने के लिए मना करें कि वो भागे नहीं, भागेगा तो और अधिक आग फैलेगी क्योंकि हवा लगेगी और हवा से आग फैलती है। दूसरी बात, कपड़ों में आग लगी है तो व्यक्ति को ज़मीन पर लेट जाना चाहिए और इधर उधर पलटी मारनी चाहिए जिससे कि आग बुझ जाए, और या फिर लेटने के बाद उस पर कंबल या कोई मोटा कपड़ा डाल देना चाहिए। जले हुए व्यक्ति पर जो है पानी भी डालना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के आग बुझेगी और जले हुए शरीर को ठंडक भी मिलेगी। व्यक्ति के कपड़े, जूते इत्यादि उतार देना चाहिए। यदि कपड़े उतारने में बच्चों, रोगी व्यक्ति ने रेशमी कपड़े पहने हुए हैं तो उन्हें तो जल्दी से जल्दी उतारने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा वो शरीर से चिपक जाते हैं। उपचार, व्यक्ति को आराम से लिटा देना चाहिए, उसे कपड़ा उड़ाकर रखना चाहिए, पीने के लिए चाय अथवा दूध देना चाहिए। रोगी के शरीर को गर्म रखने के लिए बिस्तर में गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं। यदि बच्चों थोड़ा बहुत जला है तो उस पर हम घरेलू उपचार ये कर सकते हैं कि कोलगेट लगा दें, आलू पीस कर लगा दें, गोले का तेल लगा दें, मेहंदी लगा दें। ये जो हैं सब गोले के तेल में कपूर पीस के मिलाकर लगाने से भी जले हुए स्थान पर ठंडक मिलती है। और यदि थोड़ा बहुत जला है तो यदि घर में बर्नोल या सिल्वर एक्स की ट्यूब रखी है तो आप वो भी लगा दें। लेकिन यदि व्यक्ति ज़्यादा जला है तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाएं।
रोगी को शरीर को गर्म रखने के लिए उसे बिस्तर में गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं। यदि जलने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर पर फफोले या छाले पड़ गए हैं तो उन्हें कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए। इन फफोलों को फोड़ देने से असह्य पीड़ा होती है। असहन्य का मतलब है जिसको हम सहन ना कर सकें, और पीड़ा मीन्स होती है दर्द। यानी कि यदि व्यक्ति के शरीर जल गया है और जलने से छाले पड़ गए हैं तो इस तरह से इतनी एहतियात से रखना है हमें रोगी व्यक्ति को कि उसके भी छाले ना फूटें, क्योंकि बच्चों छाला फूटने से जो है शरीर में बहुत अधिक दर्द होता है। साथ ही निचली त्वचा में भी घाव और संक्रमण भी हो सकता है। छाले के अंदर जो त्वचा स्किन होती है उसमें भी संक्रमण होने का डर रहता है। कभी कभी जलने के परिणाम स्वरूप पहने हुए वस्त्र शरीर के साथ चिपक जाते हैं। इन चिपके हुए वस्त्रों को बहुत ही सावधानी पूर्वक छुड़ाना चाहिए। ऐसे स्थान पर जैतून या नारियल का तेल भी लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों सूती कपड़े पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जल के राख हो जाते हैं। लेकिन यदि रेशमी कपड़े पहने हैं तो वो बदन को चिपक जाते हैं, और वो चिपके हुए वस्त्र जो हैं जले हुए स्किन को और अधिक परेशान करते हैं। जले हुए व्यक्ति के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए तथा शीघ्र किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए।